बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है जिसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। इसमें हमने जो 4 हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं, उन 4 प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जिसको माइनर प्रैक्टिकल्स कहा जाता है। वो आम तौर पे एक ग्रेविमेट्रिक है जिसमें सॉल्यूशन दिया जाता है और हमने उसके प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं और मेटल आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो प्यूरिफिकेशन का प्रैक्टिकल है जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हम चीज़ों को, जो सॉल्यूशन को, उसमें जो चीज़ें डिज़ोल्व हो चुकी हैं उन डिज़ोल्व चीज़ों को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं। और जो तीसरा है वो भी प्यूरिफिकेशन मेथड है, जो इसमें फिर एक मेथड क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है जिसमें हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। दूसरे किस्म का मेथड जो है वो कॉमन आयन का मेथड है जिसमें हम कॉमन आयन की मदद से, जिसमें ली शटलियर प्रिंसिपल का भी रोल होता है। और जो नेक्स्ट है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम मालूम करते हैं। इसके अलावा जो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं, वो जो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं वो सब के सब वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में आम तौर पे हमारे पास जो ऑपरेटस हम यूज़ कर रहे होते हैं, उस ऑपरेटस में हमने ब्यूरिट लेना है। उस ऑपरेटस में हमने ये ब्यूरिट लेना होता है, ये ब्यूरिट कहलाता है। ये हमने फ्लास्क लेना होता है, ये फ्लास्क है। ये जो है ये स्टैंड है, ये पूरा स्टैंड हम लेते हैं। और ये जो ऑपरेटस है, ये ऑपरेटस सब में यूज़ होता है। यही ऑपरेटस है। मेथड आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशंस आपने करनी होती हैं। बाकी इसमें कोई ऐसा मुश्किल प्रैक्टिकल नहीं होता है। यहाँ हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ आयरन। एक सैंपल हमें दिया गया है, उस सैंपल में हमसे कहा जा रहा है कि आयरन की अमाउंट कितनी है। और यहाँ हमें जो है यहाँ KMnO4 दिया गया है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होगा। जहाँ KMnO4 होता है, पोटाशियम पर मैग्नेट होता है, वहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि KMnO4 इटसेल्फ इंडिकेटर है। यहाँ हमने KMnO4 रिएक्शन करवाया, ये KMnO4 आ गया। अब ये जो KMnO4 है ये सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूदगी में ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। तो जब तक ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ नहीं कर सकता है, इसलिए इसको एसिडिफाइड KMnO4 भी कहते हैं। यहाँ से पोटाशियम निकलता है, यहाँ से सल्फेट निकलता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, पोटाशियम सल्फेट बन जाता है। ये 2 कहाँ से आ गया है, ये सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट है जो इसके नीचे, पोटाशियम के नीचे लिखा जाता है। ये क्या है, ये मैंगनीज़ है। मैंगनीज़ है, ये सल्फेट है। ये मैंगनीज़ और ये सल्फेट भी आपस में रिएक्शन करते हैं, मैंगनीज़ सल्फेट बन जाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल है। और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। जो दूसरा स्टेप है, उस दूसरे स्टेप में फिर हम फेरस सल्फेट लेते हैं। फेरस सल्फेट और ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूदगी में ये फिर ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन आया है ये इसके साथ मिलता है। तो ये जो फेरस सल्फेट है ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है। ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए हैं और साथ में जो है, साथ में
ये 5 भी यहाँ पे इसके साथ लिख दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो KMNO4 है, जो कैंसिल हो जाते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, जो नहीं होते हैं उनको हम नहीं करते हैं। ये जो KMNO4 है इधर लिख देते हैं, और ये 3 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये 5 सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 ये है, 3 ये है, 8 हो गए हैं, तो 8 सल्फ्यूरिक एसिड इधर आ जाते हैं। ये जो फेरस सल्फेट है, ये 5 फेरस सल्फेट है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 फेरस सल्फेट आ जाते हैं। इसी तरह जो पोटाशियम सल्फेट है, ये पोटाशियम सल्फेट इसी तरह उतर के आ गया है। ये जो मैंगनीज सल्फेट है ये भी इधर आ जाएगा, ये जो फेरिक सल्फेट है इधर आ जाएगा, और इस तरह ये 75 वाटर मॉलिक्यूल्स ये हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ये हैं, तो ये 78 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर आ गए हैं। तो ये हमारे पास जो पूरा रिएक्शन बन रहा है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन की वजह से फिर हमें ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसीजर में करना क्या होता है, इस प्रोसीजर में जब हमने एक ब्यूरेट लेना है, उस ब्यूरेट में हमने KMNO4 डाल देना है। जब ब्यूरेट में हम KMNO4 डाल देते हैं, फिर हम फ्लास्क, छोटा सा फ्लास्क लेते हैं, उसमें फिर हम फेरस सल्फेट डाल देते हैं। साथ में हमें हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रैक्टिकल के दौरान यूज़ करना होगा। हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड जब जाएगा तो फिर KMNO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे वॉश द अपरेटस है। सबसे पहला काम यह है कि हमने अपरेटस को वॉश करना है, इसको जो है ड्राई करना है, वॉश भी करना है, ड्राई भी करना है। उसके बाद स्टैंड में ब्यूरेट को लगाने से पहले KMNO4 से हमने ब्यूरेट को भर देना है। ब्यूरेट में KMNO4 डाल देना है, लेकिन स्टैंड में नहीं लगाना है। स्टैंड में लगाने से पहले हम इसको ब्यूरेट में स्टैंड में नहीं लगाएंगे, लेकिन जब ब्यूरेट में KMNO4 डाल देते हैं फिर इसको स्टैंड में लगा देते हैं। उसके बाद फिर जो फेरस सल्फेट है वो 10 ml ले लेते हैं, और इसमें फिर हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा इसको गर्म भी कर देते हैं। इसके बाद फिर हम जो टाइट्रेशन का अमल शुरू कर देते हैं। ये जो टाइट्रेशन का अमल होता है, ये एंड पॉइंट में जब ये पहुंच जाता है, तो जब ये कलरलेस हो जाता है तो ये इसका एंड पॉइंट है। इसका जो एंड पॉइंट है ये कैसा पता चलेगा, ये कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस के होने की वजह से इसका एंड पॉइंट का पता चल जाता है। फिर हम KMNO4 कितना यूटिलाइज हुआ है। ब्यूरेट में जो KMNO4 पड़ा हुआ है वो चूंकि हम ड्रॉप वाइज गिरा रहे हैं, उनके ड्रॉप वाइज गिराने की वजह से ये जो KMNO4 है, ये KMNO4 10 ml नोट कर लिया है। फिर फेरस सल्फेट हमने 10 ml पिपेट से लिया था, वो भी ले लिया हमने। अब फेरस सल्फेट का हम मोलैरिटी मालूम करने जा रहे हैं। मोलैरिटी ऑफ फेरस सल्फेट हमें M1V1 डिवाइडेड बाय N1 के फार्मूले से मिल जाएगा। M2V2 डिवाइडेड बाय N2 के फार्मूले से KMNO4 मिल जाएगा। M1 आ गया इधर, ये वैल्यूज़ इधर आ जाते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ डिवाइड हो रही, तो इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाता है। M2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें फेरस, ये कहाँ से गिवन है, KMNO4 में हमें गिवन है। KMNO4 में हमें M2 की वैल्यू गिवन है, ये देखें 0.01 है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, 0.01 वैल्यू लिखनी है। ये जो V2 है ये हमने, ये KMNO4 का है, ब्यूरेट से लिया है, वो भी 10 ml है। और इसी तरह KMNO4 के जो नंबर ऑफ मोल्स है ये 2 है, ये हमने इक्वेशन से लेना है। ये देखें, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम ये 2 लेते हैं।
फिर अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, मोलैरिटी की वैल्यू लिख दी है, वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिख दी है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट लिख देते हैं और वॉल्यूम ऑफ फेरस सल्फेट लिख देते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.01 है। ये वैल्यू आ गई। लेकिन अब हमारा सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो ये है कि अमाउंट पर लीटर हमने मालूम करना है। फेरस सल्फेट का अमाउंट पर लीटर पहले मालूम करना है कि इसके लिए फिर हमें मोलैरिटी का मालूम होना ज़रूरी है, मोलैरिटी का मालूम होना ज़रूरी है। और ये जो है फार्मूला वेट मोलैरिटी फार्मूला वेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। जो मोलैरिटी आ गई है वो मोलैरिटी हमने ले लेना है और उसके पास जो फेरस सल्फेट का जो अपना मास होता है, जो मोलर मास है वो लेना है, सल्फ़र का जो मोलर मास है वो लेना है, जो ऑक्सीजन का मोलर मास है ये लेने हैं। ये जो सारी वैल्यूज़ लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ पे अमाउंट पर लीटर ऑफ फेरस सल्फेट है। अमाउंट ऑफ आयरन मालूम करने जा रहे हैं कि आयरन का मास कितना है। इसके लिए हम यहाँ इसकी मदद ले रहे हैं 1.52 ग्राम पर लीटर। 1000 मिलीलीटर है, 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन है। इसमें कितना फेरस सल्फेट मौजूद है? 1.52 ग्राम फेरस सल्फेट मौजूद है। और 152 फेरस सल्फेट में कितना आयरन मौजूद है? 56 ग्राम ऑफ आयरन मौजूद है। अगर हमारे पास फेरस सल्फेट 1 ग्राम का होता तो फिर क्या करते? ये जो 56 है ये 152 के साथ डिवाइड कर देते तो हमारी वैल्यू आ जाती 0.3 ग्राम। लेकिन इस वक्त चूंकि हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो कितनी है? वो है 1.52 ग्राम। तो हम अगर इस वैल्यू को इस 0.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.356 ग्राम ऑफ आयरन बन जाता है। ये जो प्रैक्टिकल है इसका भी ताल्लुक वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल से है, इसका भी ताल्लुक टाइट्रेशन से है। टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स में हमेशा हमें दो सॉल्यूशंस दिए हुए होते हैं जिसमें से एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम होती है, नोन होती हैं, जबकि दूसरी की कंसंट्रेशन अननोन होती है। जब दूसरी की कंसंट्रेशन अननोन होती है तो हम यहाँ पे फिर ब्यूरेट लेते हैं, यहाँ पे हम फ्लास्क लेते हैं। ये जो टाइट्रेशन है एक एसिड बेस की है जिसमें एक एसिड यूज़ होगा, एक बेस यूज़ होगा। अगर हम एसिड बेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर इंडिकेटर यूज़ करना होगा। इंडिकेटर में हमने फिनोफ्थलीन यूज़ कर सकते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सॉल्यूशन में, और हम मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं जब सोडियम कार्बोनेट होता है सॉल्यूशन में। लेकिन अगर केमोनोफोर यूज़ हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो केमोनोफोर खुद इटसेल्फ कलर्ड है। इटसेल्फ कलर्ड होने की वजह से फिर यहाँ पे किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो एंड पॉइंट है वो कलरलेस होता है। कलरलेस एंड पॉइंट हमें शो कर रहा होता है तो हम इसकी मदद से अपने रिएक्शन को आगे ले जा सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखना है, केमोनोफोर लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है। ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आ गया? जब हम काम शुरू करते हैं तो केमोनोफोर को ब्यूरेट में डाल देते हैं और फेरस सल्फेट को जो है वो फ्लास्क में डाल देते हैं। लेकिन साथ में हम हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें फेरस सल्फेट में डाल देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हल्का सा इसको गर्म भी कर देते हैं। आम तौर पे फेरस सल्फेट के लिए गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे पोटाशियम है, इधर से सल्फेट मिलेगा, ये मैंगनीज़ है, इधर से सल्फेट मिलेगा,
तो ये बन जाता है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। हमारा जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने का मकसद यही है कि हमें ये एटॉमिक ऑक्सीजन मिले, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन मिले। इस रिएक्टिव ऑक्सीजन को बैलेंस करवाने के लिए हम 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह जो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ रही है, उस फाइनल इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई KMnO4 नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ये कलर मौजूद नहीं है, कलर यहाँ पे डिसअपियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अपरेटस को वॉश करना है, फिर इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद स्टैंड में ब्यूरेट को लगाने से पहले KMnO4 को ब्यूरेट में डाल देना है, उसके बाद स्टैंड में लगा देना है। जब हम उसको स्टैंड में लगा देते हैं, स्टैंड में लगा देने के बाद फिर हम फेरस सल्फेट लेते हैं। फेरस सल्फेट 10 ml लेते हैं और इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड फेरस सल्फेट में डाल देते हैं। चूँकि KMnO4 के साथ जब रिएक्शन हो रहा होता है तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि आगे जाके रिएक्शन में अपना काम दिखा रहा होता है। तो ये हमने 3 रिएक्शंस करवाने हैं, 3 रीडिंग्स लेने हैं, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेनी है। उन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेने के बाद फिर हमने ये जो 10 ml है, ये KMnO4 का वॉल्यूम आ गया, ये जो 10 ml है ये फेरस सल्फेट का वॉल्यूम आ गया। फिर M1 आता है, ये मालूम करना है। बाकी तमाम वैल्यूज़ को V1 को इधर शिफ्ट कर देना है, N1 को इधर शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे इनके वैल्यूज़ लिख लिए हैं। वैल्यूज़ लिखने के बाद हमें मोलैरिटी का पता चल गया है, लेकिन अब हमें अमाउंट पर लीटर की ज़रूरत है। हमें अमाउंट पर लीटर लिखना है। अमाउंट पर लीटर मालूम करने के लिए हमारे पास मोलैरिटी होनी चाहिए, जो अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, और साथ में फार्मूला वेट मालूम होना चाहिए। फार्मूला वेट हम पीरियोडिक टेबल की मदद से आसानी से मालूम कर सकते हैं। आयरन का मास ले लिया, सल्फ़र का मास ले लिया, 4 ऑक्सीजन का मास ले लिया, सबको जमा कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप उस वैल्यू को मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब आपने जो है अमाउंट ऑफ आयरन मालूम करना है। अमाउंट ऑफ आयरन मालूम करने के लिए हम ये देखते हैं, इस वैल्यू की मदद लेते हैं। ये जो 1 लीटर है इसमें 1000 मिलीलीटर मौजूद है। ये जो 1000 मिलीलीटर में कितने आयरन सल्फेट मौजूद है? 1.52 आयरन सल्फेट मौजूद है। फेरस सल्फेट का जो मोलर मास है वो कितना है? 152 ग्राम्स है। तो 152 ग्राम्स में कितने आयरन मौजूद है? 56 आयरन मौजूद है। 56 ग्राम आयरन मौजूद है। अगर हमारे पास 1 ग्राम फेरस सल्फेट होता तो फिर ये 56 डिवाइडेड बाय 152 आ जाता। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारी वैल्यू आ जाती 0.3 ग्राम। तो आयरन का यहाँ पे फिर हमने क्या करना है? 1.52। ये कौन सा 1.52 है? ये जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि 1.52 है। ये जो जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास जो आयरन का जो अमाउंट आता है जो इस सॉल्यूशन में मौजूद है वो है 0.356 ग्राम ऑफ आयरन। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। इस नेक्स्ट प्रैक्टिकल में जो हमने काम करना है, अगेन टाइट्रेशन का काम ही करना है। टाइट्रेशन में वॉल्यूमेट्रिक है। वॉल्यूमेट्रिक में हमेशा हमारे पास ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, फ्लास्क होता है, और साथ में ये देखें, ये स्टैंड है, ये फ्लास्क है, ये ब्यूरेट है, ये हमारे पास अपरेटस होता है। इस में इसकी मदद से हम अपने रिएक्शन को आगे ले जा रहे होते हैं। इसमें जो आज जो हम काम करने जा रहे हैं उस काम में यह है कि हमने मालूम करना है डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन।
परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब यह है कि 100 पार्ट्स में जो सैंपल जो कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है वो कितना है, इसको परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। जबकि इस वक्त हमें एक मिक्सचर दिया जा रहा है, ये जो मिक्सचर यहाँ पे हमें दिया जा रहा है, हमने ये 5 ग्राम ये मिक्सचर लेना है, इस मिक्सचर को हमने डिज़ोल्व करवाना है। ये जो है ये जब डिज़ोल्व हो जाता है फिर साथ में हमने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन भी लेना है। फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन लेने के बाद हम अपने वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या ले रहे हैं, पहले स्टेप में जो हम ले रहे हैं वो है KMnO4 ले रहे हैं, फिर साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। फेरस सल्फेट आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसको एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन 5 मॉलिक्यूल एटम है, तो हमने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये सारी वैल्यू इसकी अच्छी तरह बैलेंस हो जाए। फिर जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आ रहे हैं, जो इक्वेशन आ रहा है, उस इक्वेशन में ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है। KMnO4 2 टाइम्स है और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है 5 टाइम्स ये है, 3 टाइम्स ये है, तो 8 टाइम्स ये हो गया। ये फेरस सल्फेट है, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 हो गया। इस तरह ये पूरा इक्वेशन बन रहा है। हमने इसमें करना क्या होता है, हमने इसमें सबसे पहले अपरेटस को वॉश करना है। अपरेटस को वॉश करने के बाद हमने उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो ब्यूरिट है, ब्यूरिट को उठाना है। ब्यूरिट में KMnO4 डाल देना है। KMnO4 का जो सॉल्यूशन होगा वो डाल दिया है। उसके डालने के बाद फिर आपने इसी जो ब्यूरिट है इसको स्टैंड के साथ लगा देना है। स्टैंड के साथ लगा दिया। जब आपने इसको स्टैंड के साथ लगा दिया तो फिर फ्लास्क लेना है। फ्लास्क में आपने फेरस सल्फेट लेना है, 10 ml पिपिट की मदद से लेना है, 10 ml लेना है। इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना होगा। हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद फिर हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन में चूँकि KMnO4 खुद कलर्ड है, इस वजह से कोई दूसरे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर का काम यही है कि हमें ये बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो जो ही कलर चेंज हो जाता है तो हमें इससे पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इसलिए KMnO4 में जो रिएक्शंस हैं, KMnO4 में जो टाइट्रेशन है, यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं। KMnO4 को हम सेल्फ इंडिकेटर कहते हैं, इट्स सेल्फ इंडिकेटर। तो हमने अपरेटस वॉश करना है। अपरेटस के वॉश करने के बाद ब्यूरिट में KMnO4 डाल देना है। फिर फेरस सल्फेट हमने पिपिट के ज़रिए से ये टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल देना है। फिर टाइट्रेशन का प्रोसेस करवाना है। टाइट्रेशन के प्रोसेस करवाने के बाद हमारे पास फिर 3 रीडिंग आ जाती हैं। जो 3 रीडिंग आ जाती हैं तो उन 3 रीडिंग के कंकॉर्डेंट रीडिंग हम लेते हैं। उसमें हमने KMnO4 की जो वॉल्यूम है वो 10 ml है, तो फेरस सल्फेट का जो वॉल्यूम है वो भी 10 ml है, और मोलैरिटी जो आ रही है वो KMnO4 की मोलैरिटी मालूम करनी है। तो हमने M1V1 डिवाइडेड बाय N1 ये KMnO4 के लिए दे रहे हैं, और जो फेरस सल्फेट है ये M2V2 डिवाइडेड बाय N2 ये फेरस सल्फेट के लिए दे रहे हैं। सबसे पहला काम यह है कि हम KMnO4 की मोलैरिटी मालूम करें। KMnO4 की मोलैरिटी मालूम करने के लिए बाकी वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद जो वैल्यू M1 और M2 की है, जो M2 की है वो वैल्यू लिखनी है, जो V2 और V1 की है वो वैल्यू लिखनी है, जो N1 और N2 की है वो सारी वैल्यूज़ हमने लिखनी होगी। इनकी वैल्यूज़ लिखने के बाद फिर जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन हमें मिल जाता है। अमाउंट पर लीटर हमने मालूम करना है। KMnO4 का अमाउंट पर लीटर मालूम करना है। KMnO4 का अमाउंट पर लीटर मालूम करने के लिए मोलैरिटी आती है सबसे पहले, इसके बाद फार्मूला वेट आता है। तो मोलैरिटी तो हमने अभी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने मालूम कर लिया है,
और जो KMnO4 का जो फार्मूला वेट है वो इसका मोलर मास है, जिसको पीरियोडिक टेबल से देख के कैलकुलेट किया जाता है। ये हमने इसके ये अमाउंट पर लीटर है कि 1.58 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में 1.58 ये ग्राम KMnO4 को जब डिज़ोल्व कर दिया जाए तो ये इसका अमाउंट पर लीटर कहलाता है। अब हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ KMnO4 कितना है। KMnO4 का परसेंटेज देखिए, ये परसेंटेज कंपोजिशन यानी KMnO4 का परसेंटेज भी बताओ और साथ में जो दूसरा है उसका भी परसेंटेज बताओ। तो यहाँ देखिए 5 ग्राम लिखा हुआ है, ये 5 ग्राम है। तो सॉल्यूशन में कितने ग्राम मौजूद है KMnO4 के? KMnO4 के जो है ये 5 ग्राम मौजूद है। तो हमने ये जो 5 ग्राम KMnO4 लेना है, 5 ग्राम KMnO4 लेने के साथ साथ ये जो 5 ग्राम KMnO4 है ये KMnO4 ले लिया। ये अमाउंट पर लीटर है, ये 1.58 ग्राम पर लीटर है, ये अमाउंट पर लीटर है, ये इधर लिख दिया है। अमाउंट पर लीटर जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है ये वो है, ये वो है जो कि हमें गिवन है, ये गिवन वैल्यू है। इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इनको कैलकुलेट करने से, इनको 100 से के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें जो वैल्यू आ रही है वो 31% है। 31% हमें ये वैल्यू मिल रही है, 31% वैल्यू मिल गई है। अब हमने परसेंटेज ऑफ पोटासियम सल्फेट मालूम करना है। इसका तरीका यह है कि हमने 100 लिखना है और ये जो 31 आया है इससे इसको माइनस कर देना है, तो जो वैल्यू आ जाती है वो परसेंटेज ऑफ पोटासियम सल्फेट। हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिसमें हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस मालूम करना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में की मदद से हम अमाउंट पर लीटर मालूम कर सकते हैं, मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस मालूम कर सकते हैं, और अगर कोई भी मेटल दे दिया जाए हम उस मेटल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है। परसेंटेज प्योरिटी मालूम कर सकते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रैक्टिकल है, उसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना है। परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए हमने जो ऑपरेटर्स यूज़ करना है वो ब्यूरिट है, वो पिपिट है, वो फ्लास्क है और साथ में आयरन स्टैंड है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें एक मिक्सचर दे दिया जाएगा। उस मिक्सचर में 5 ग्राम KMnO4 और पोटासियम सल्फेट मिक्स किया गया है, साथ में फेरस सल्फेट दे दिया जाएगा। सबसे पहला काम यह है कि हमने इक्वेशन लिखना है जिसमें हमने ये शो कराना है कि ये एटॉमिक ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन असल में पूरा काम कर रहा होता है। तो हमने अपरेटस वॉश करना है, अपरेटस के वॉश करने के बाद फिर इसको ड्राई करना है। जब भी हम अपरेटस वॉश करेंगे हमने इसको ड्राई करना होगा। ड्राई करने के बाद फिर हम ब्यूरिट लेते हैं। ब्यूरिट में जो 0.1 मोलैरिटी KMnO4 है ये डाल देते हैं और इस ब्यूरिट को 0 तक फिल कर देते हैं। फिर बीकर लेते हैं, बीकर में पिपिट की मदद से फेरस सल्फेट का 10 ml लेते हैं। फिर ये जो 10 ml में इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डालने की वजह से ये जो रिडॉक्स रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल बन जाता है। जब तक सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद टाइट्रेशन का अमल शुरू कराते हैं। ये जो ब्यूरिट में से जो पिंक कलर का KMnO4 नीचे फेरस सल्फेट के फ्लास्क में गिरता है
तो ये कलरलेस होता चला जाता है। लेकिन जो ही आखिरी ड्रॉप गिरता है रिएक्शन का तो इसको कलर्ड बना देता है। जितना ये लाइट कलर का होता है उतना सही प्रैक्टिकल होता है। इसलिए जो एंड पॉइंट है वो लाइट पिंक है। जो ही लाइट पिंक आ गया तो ये एंड पॉइंट आ गया है। जो है एंड पॉइंट आ जाता है हम इसकी मदद से फिर वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम एंड पॉइंट की मदद से वैल्यूज़ देख लेते हैं। एंड पॉइंट की मदद से जब हम वैल्यूज़ देखते हैं फिर हमें KMnO4 की वैल्यू ब्यूरेट से मिल जाती है। फेरस सल्फेट की वैल्यू वॉल्यूम जो है वो फ्लास्क जो पिपेट से हमने लिया हुआ है वो हमें मालूम है। मोलैरिटी मालूम करने के लिए M1V1 डिवाइडेड बाय N1 M2V2 डिवाइडेड बाय N2 का फार्मूला यूज़ करते हैं और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो जवाब आता है वो मोलैरिटी कहा जाता है। मोलैरिटी का जवाब को हमने क्या करना है, हमने मोलैरिटी क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अमाउंट पर लीटर मालूम करना चाह रहे हैं। अमाउंट पर लीटर हम उस वक्त तक मालूम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू मालूम ना हो। अगर हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू मालूम हो जाती है तो हम फिर इसी KMnO4 का फार्मूला वेट भी मालूम कर लेते हैं। KMnO4 का जो फार्मूला वेट है, ये फार्मूला वेट हमें पोटाशियम का मास देखना है पीरियोडिक टेबल से, मैंगनीज का मास देखना है पीरियोडिक टेबल से, ऑक्सीजन का मास देखना है पीरियोडिक टेबल से। जब हम ये सारी वैल्यूज़ पीरियोडिक टेबल से मालूम कर लेते हैं तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमें अमाउंट पर लीटर ऑफ KMnO4 मालूम हो जाता है। ये जब मालूम हो गया है तो हमारा काम आसान हो गया। परसेंटेज ऑफ KMnO4 मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ पोटाशियम सल्फेट मालूम करना है। परसेंटेज ऑफ KMnO4 मालूम करने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू जो आ रही है न्यूमिनेटर में, ये अमाउंट पर लीटर कैलकुलेटेड है। ये हमने कैलकुलेटेड अमाउंट पर लीटर लेना है। और ये जो डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू गिवन है ये गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू है। ये गिवन वैल्यू हो गए। कैलकुलेटेड वैल्यू और गिवन वैल्यू को आपस में डिवाइड करने से फिर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमें परसेंटेज ऑफ KMnO4 आ जाता है कि इस मिक्सचर में KMnO4 कितने परसेंट है, 31% है। हम अब इस वक्त परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं ऑफ पोटाशियम सल्फेट का। तो पोटाशियम सल्फेट का परसेंटेज मालूम करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ 100 लिखना है और इसको 31 के साथ माइनस करवा देना है। 31 के साथ माइनस कराने के बाद ये हमें 69% आ जाता है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन बन गया है। ये टोटल हमारा आज का प्रैक्टिकल है, यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।